आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे। नमस्कार। बिहार विधानमंडल का शरदकालीन सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। 5 दिनों के सत्र में 2 ऐतिहासिक काम हुए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2 ऐतिहासिक विवादित बयान भी आए। मैं तो मानता हूं कि जो 2 ऐतिहासिक काम हुए उस पर मुख्यमंत्री का विवादित बयान भारी पड़ गया। नीतीश सरकार ने जातीय गणना कराई और जातीय गणना की रिपोर्ट, उसके साथ उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति पर रिपोर्ट विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश हुआ और 5 दिनों के सत्र के दूसरे दिन इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद सरकार की ओर से रिपोर्ट के संबंध में जानकारी दी गई और मुख्यमंत्री ने इस पर विस्तार से प्रकाश डाला। आप सभी जानते हैं कि आज़ादी के बाद बिहार वो पहला राज्य है जहां की जातीय गणना कराई गई है। 1931 में देश में जातीय गणना कराई गई थी, उसके बाद कोई जातीय गणना नहीं हुई। सरकारी खजाने से 500 करोड़ रुपए खर्च कर जातीय गणना हुई। ये फैसला भी अपने आप में विवाद में रहा हमेशा, लेकिन फिर भी भारी जद्दोजहद के बाद आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका लंबित है, लेकिन रोक नहीं रहने के कारण जातीय गणना हुई और गणना के बाद सरकार ने रिपोर्ट तैयार कर इसे सार्वजनिक कर दिया। रिपोर्ट में जो बातें हैं, मैंने कई बार इसकी चर्चा पहले भी की है आपसे। इसमें कुछ बहुत विस्तार से प्रकाश डालने की बजाय मैं ये कहना चाहता हूं कि अब बिहार ने जो पहल की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय गणना कराकर सचमुच देश के लिए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। अगले साल अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव होने हैं। अब सभी राज्यों में जातीय गणना की मांग हो रही है। भाजपा के भी कई नेताओं के बयान आए कि जातीय गणना कराई जानी चाहिए। हालांकि आज भी केंद्र की सरकार जातीय गणना पर हामी नहीं भर पाई है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है और कांग्रेस ने भी इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस ने तो कहा है कि वो सत्ता में जब आएगी तो जातीय गणना कराएगी, और अभी जहां 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वहां तो कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी ये कर रखा है कि जब वो दोबारा सत्ता में जहां पावर में है वहां की जातीय गणना कराएंगे। तो कुल मिला जुलाकर नीतीश कुमार की ये पहल रंग लाई है और इस जातीय गणना के बाद इसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग होगी। बिहार ने इसकी आज भी पहल कर दी और वो बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया है और अग्रणी जातियों का जो 10% आरक्षण है उसको जोड़ने के साथ बिहार में 75% रिजर्वेशन का कानून पास हो गया है। अब राज्यपाल की सहमति मिलेगी और ये फिर आरक्षण बिहार में लागू हो जाएगा। आप सबको ये मालूम होगा कि 1992 में इंदिरा सहनी के केस में मंडल कमीशन लागू हुआ था। जाति के आधार पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर 27% पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू है। इसी फैसले के खिलाफ इंदिरा सहनी ने सुप्रीम कोर्ट में जो केस किया था उस पर फैसला आया था और 9 जजों की संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि ये आरक्षण जो है 50% से अधिक नहीं हो। 50% आरक्षण हो, 50% मेधा के आधार पर बढ़े जाए। तो आरक्षण की जो सीमा है वो 50% तक सुप्रीम कोर्ट ने इसको सीमित कर दिया है। और इस बीच अब तक जहां कहीं भी किसी राज्य सरकार ने पहल की तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। सिर्फ तमिलनाडु एक अकेला राज्य है जहां की 69% रिजर्वेशन लागू है। जयललिता जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने संविधान की 9वीं अनुसूची में वहाँ के इस आरक्षण फार्मूले को शामिल करते हुए और असेंबली से प्रस्ताव पारित किया था और तत्कालीन केंद्र सरकार नरसिम्हा राव की सरकार थी और उस सरकार की सहमति से तत्कालीन राष्ट्रपति ने सहमति दे दी और वहाँ आरक्षण 69% मतलब 50% से अधिक लागू है।
लेकिन और किसी भी राज्य में मांग तो 6-7 राज्यों में ये मांग हो रही है, पहल हुई है। जैसे आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में मराठा के लिए आरक्षण, कहीं जाट के लिए आरक्षण, कहीं गुजर के लिए आरक्षण की मांग हो रही है, और आरक्षण की सीमा, उसका दायरा बढ़ाने की मांग हो रही है। बिहार ने तो इस दिशा में पहल ही कर दी है, और मुख्यमंत्री को इसका श्रेय मिलेगा। लोकसभा चुनाव के पहले ये जाति आधार पर जो रिपोर्ट आई है, उसमें बिहार में 36% अति पिछड़े हैं, 27% पिछड़ी जाति के लोग हैं, और 15% सामान्य जाति के लोग हैं। अब जो ये जाति की रिपोर्ट आई, और उस दिन मुख्यमंत्री ने जो स्पीच दिया, उसमें एक बयान दे दिया उन्होंने। महिला शिक्षा का उत्थान हुआ, और उस संबंध में जो खास करके ये कि जब महिलाएं शिक्षित होती हैं तो प्रजनन दर कम होता है। इस दिशा में बिहार को सफलता मिली है नीतीश कुमार के कार्यकाल में। ये कुछ बातें जो अपनी ओर से कहते हुए नीतीश कुमार ने उस दिन कुछ इस ढंग का बयान दे दिया, जो सचमुच महिलाओं के मान सम्मान से जुड़ा मामला था। वो एक तरह से कहिए कि महिला का अपमान हुआ, और इसको लेकर भारी किरकिरी हुई। मुख्यमंत्री ने खुद इस तरह का बयान देकर अपनी फजीहत कराई, और जो उनका इमेज रहा है एक गंभीर शालीन राजनेता का, गंभीरता से पेश आने का और बहुत सोच समझ करके बात करने का, पता नहीं वो उस तरह का बयान उन्होंने क्यों दिया। और ये उनके लिए एक बड़ा मुद्दा हो गया। बीजेपी ने इसको उठाया, और देश से लेकर के पूरे देश में, विदेशों से भी उस पर प्रतिक्रिया आई। प्रधानमंत्री ने इस पर सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार की बिना नाम लिए हुए भर्त्सना की, निंदा की, और महिलाओं के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की बात की। ये नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा मुद्दा हो गया। मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव, न सिर्फ लोकसभा के चुनाव बल्कि विधानसभा का जो चुनाव 2025 तक होगा, नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी एक मुद्दा बना रखेगी। अब ये तो जातीय गणना की रिपोर्ट के दिन तो ये विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ था। दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने माफी मांगी, खुद अपनी निंदा की, और ये लगा कि अब मामला थम सा जाएगा। लेकिन फिर जब आरक्षण का जो नया फार्मूला लागू हुआ और उससे संबंधित विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मत से पारित हो गया, अब उस विधेयक के पारित होने के बाद वो पुराने जो यहाँ नेता हैं, हम के संरक्षक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतनराम मांझी, उन्होंने बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट तैयार करने में फर्जीवाड़ा का कागज पर तैयार करने, घर बैठे तैयार किए जाने और इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। और उसके साथ ही जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण है, उसके फलाफल पर उसकी समीक्षा की बात की। उनके इसी वक्तव्य पर नीतीश कुमार आग बबूला हो गए, आपा खो दिए, और 10 मिनट तक पूरे तौर पर तुम तराक, और कहा कि ये उनकी मूर्खता से मुख्यमंत्री बन गए। और इस तरह की टिप्पणी की मुख्यमंत्री ने, जो सचमुच उस दिन भी लोगों को हैरानी हुई। आखिर नीतीश कुमार को क्या हो गया है, क्यों वो नाराज हो जाते हैं। और इसको भी बीजेपी ने एक दलित सम्मान का मामला उठाया, एक दलित नेता के साथ को अपमानित करने का मामला उठाया। और आज अंतिम दिन था विधानमंडल के दोनों सदनों का, मुख्यमंत्री निशाने पर रहे। जीतनराम मांझी तो आज विधानसभा के अंदर धरना पर बैठे रहे, और फिर उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला, कहा कि वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, सरकार की बर्खास्तगी की मांग होने लगी। और आज फिर सदन का जो लास्ट डे था, वो भी समझिए कि हंगामे की भेंट चढ़ती रही। हालांकि आज विधानसभा में सदस्यों का गैर सरकारी संकल्प पर विचार विमर्श होना था, वो सदन की कार्यवाही हुई, लेकिन पूरे दिन हंगामा होता रहा, सदन के बाहर भी और सदन के अंदर। तो यही मैं कह रहा था अभी कि बिहार में नीतीश कुमार ने
दो ऐतिहासिक पहल की। इसको लेकर वो याद किए जाएंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय गणना कराई थी और बिहार में आरक्षण का फॉर्मूला 50% बढ़ाकर 65% और 75% ला दिया था। अब ये दो इस तरह के मुद्दे हैं जो सचमुच में बीजेपी के लिए भी अभी राष्ट्रीय स्तर पर असहज करने वाला है। लेकिन जहां भाजपा हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलती है, वो जो दूसरी उनकी विरोधी पार्टियां हैं, अब इसको ही कास्ट कन्फ्लिक्ट के आधार पर उसे लगता है कि भाजपा को घेरा जा सकता है, तो ये जातीय गणना के मुद्दा को उछालने के साथ फिर आरक्षण के फॉर्मूले को, जिसकी जितनी आबादी उतना हिस्सेदारी, इस तरह की मांग हो रही है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण 75% होने के साथ सरकारी शिक्षण संस्थानों में नामांकन में भी रिजर्वेशन उसी तरह 75% हो गया है। लेकिन अब ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो नीतीश कुमार को इसका श्रेय तो मिला ही है, लेकिन ये श्रेय जहां भुनाने की बात होती, इसकी चर्चा होती, अभी पिछले 3 दिनों से सच पूछिए तो वो चर्चा, जो इतना बड़ा काम हुआ है, वो दब गया मुद्दा। और उससे अधिक अभी नीतीश कुमार के जो 2 विवादित बयान हैं वही चर्चा में। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि जातीय गणना और आरक्षण फॉर्मूला पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान भारी पड़ गया है। अब मुख्यमंत्री क्यों इस तरह की बात कह रहे हैं? इधर हाल के दिनों में मुख्यमंत्री का सचमुच कुछ जो वक्तव्य आता है, जो उनके शब्द आते हैं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, वो हैरानी भरा है। अब इसको लेकर तो एक सच पूछिए सियासत शुरू हो गई है। अभी फिर ये क्या रूप लेगा, स्वरूप लेगा आने वाले दिनों में, तो इसका इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के लिए, खासकर भाजपा जिस ढंग से उन्हें घेर रही है, वो वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ पटना में सभी भाजपा विरोधी दलों को एकजुट किया, और जो INDA का जो घटक हुआ है उसके सूत्रधार नीतीश कुमार को माना जाता है। हालांकि अभी कांग्रेस को मजबूती मिलने वाली ये पहल हुई, लेकिन कांग्रेस के 5 राज्यों में के चुनाव में फंसे होने के कारण नीतीश कुमार ने इस पर भी सवाल उठाया था। तो आने वाले दिन में जब फिर लोकसभा के चुनाव की घोषणा होगी, इस 5 राज्यों के चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, उसके बाद फिर उस दिशा में पहल होगी। तो अब ये देखना होगा कि INDA का चेहरा कौन होता है, उसका न्यूनतम कार्यक्रम तय होता है, लोकसभा सीटों का बंटवारा कैसे होता है। तो अभी तो ये सब भविष्य की है। फिलहाल तो अभी नीतीश कुमार ने जो एक पहल की, जातीय गणना की और आरक्षण फार्मूला नया लागू करने में, इसको लेकर जैसा कि जदयू और उनके सहयोगी कह रहे हैं कि इस आरक्षण का फॉर्मूला में जो बदलाव आया है, इससे भाजपा घबरा गई है और इसीलिए नए मुद्दे को उछाल करके जनता का ध्यान बटाना चाहती है। लेकिन मैं मानता हूं कि आने वाले दिन में ये 2 बड़ा मुद्दा है देश के लिए, और पूरी राजनीति अब इसी के इर्द गिर्द होगी। और भाजपा भरसक नीतीश कुमार की ये 2 बयान को लेकर के, एक तो दलित के साथ अपमान, दूसरा महिला के साथ अपमान, इसको उनकी छवि पर तो आँच आई है, इसमें कोई संदेह नहीं। नीतीश कुमार की छवि को नुकसान हुआ है उनके अपने बयान से। आप क्या सोचते हैं? मुख्यमंत्री का यह बयान से क्या उनकी छवि को नुकसान नहीं हुआ है? उन्हें इस तरह का विवादित बयान देना चाहिए। इसलिए मैं ये बात आपसे पूछ रहा हूं कि उनके सहयोगी दल के लोग तो जस्टिफाई कर रहे थे कि वो यौन शिक्षा का ज्ञान दे रहे थे, और दूसरे दिन फिर कह रहे हैं कि नहीं, वो जीतन मांझी पर हमला जरूर बोल रहे थे व्यक्तिगत, लेकिन कहीं दलित शब्द का तो कहीं उपयोग नहीं किया था, तो फिर दलित का अपमान कैसे हुआ? वो मांझी से उनकी व्यक्तिगत रंजिश रही होगी, जिसके कारण उन्हें आक्रोश था कि जिन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया और आज उनके कट्टर विरोधी बने हुए हैं, वो NDA में चले गए हैं। तो उसी का एक नतीजा था कि नीतीश कुमार इस तरह से आक्रोशित होकर के और जीतन राम मांझी पर उन्होंने जमकर हमला बोला। लेकिन एक मुख्यमंत्री के नाते, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के नाते, और प्रदेश की 13 करोड़
के लोगों का रहनुमा को शायद इस तरह का व्यवहार को कहीं किसी रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसकी निंदा ही की जा सकती है और इसे अशिष्ट व्यवहार कहा जा सकता है। आप क्या राय है इस पर अपना कमेंट दीजिए और द न्यूज वर्ड्स को आप सब्सक्राइब कीजिए।